हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी पर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था दक्षिण भारत के जो कुछ शासक थे और दक्षिण भारत की जो संस्कृति थी उसके बारे में जाना था। आज इस वीडियो में हम जानेंगे जो हर्ष का जो साम्राज्य था और ह्वेनसांग जब भारत आया तो उसकी एक पुस्तक है, उसमें जो वर्णन मिलता है भारत का हर्षवर्धन के समय का, उसके बारे में। और जो हर्ष का जो साम्राज्य है वो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक चला, और उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कुछ शासक थे जिनमें कि दक्षिण भारत के पुलकेशिनदित्य और हर्षवर्धन, इन दोनों की जो युद्ध हुआ था और जो दोनों दक्षिण भारत और उत्तर भारत का जो एक मिला, ये लोग कैसे मिले, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे ये NCERT बेस, जो NCERT की जो बुक है कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक का जो सारे सब्जेक्ट हैं उसमें इनका सभी का समावेश दे रखा है। जो क्वेश्चन आते हैं, जो चैप्टर्स हैं, उनको किस तरीके से हमको याद करना चाहिए, उसका जो क्लास 6 से क्लास 12 तक के जो इतिहास है उसका सारा सार और उसका जो सिलेबस जो कि एग्ज़ाम में आता है वो सारा इसमें महेश बड़वाल की बुक में NCERT का बेस दे रखा है, जिससे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और NCERT से पढ़ने के बाद आपका जो GS जनरल स्टडी में एक अच्छा रुझान आएगा और उसकी जो तरीके हैं, जो समझने का तरीका है वो भी आपको पता चलेगा। कैसे ना कि इतना सारा सिलेबस है जो सामान्य अध्ययन का, उसको कम से कम रूप में कैसा पढ़ाया जाए उसके बारे में ये सारी चीज़ें हम NCERT से पढ़ेंगे, जिससे कि सिलेबस थोड़ा कम होगा और जो कॉन्सेप्ट होंगे वो उसको पूरी तरह अच्छी तरह से हम याद करने में सफलता होंगी। और जो क्वेश्चन आते हैं, जो SSC वगैरह में और जो रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं GS के, वो ज़्यादातर NCERT की बुक से ले लिए जाते हैं। उनके जो आंसर होते हैं और जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर हमें NCERT की बुक से मिल जाएंगे। तो इसलिए जो NCERT की जो बुक है वहाँ से अपना बेस क्लियर करना है, जो आपको बेस को मजबूत बनाना है, तो इसलिए हमें NCERT से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज पढ़ते हैं हम हर्ष और उसका साम्राज्य, जो कि प्राचीन भारत का जो इतिहास था यहाँ पर वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत में मुख्यतः मुग़ल शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन जो मुग़ल शासक थे उन्होंने किनके साम्राज्य में आकर किनके साथ उनका युद्ध हुआ, और जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के उस समय जो शासक थे मध्यकालीन भारत में, तो उस समय के जो शासक थे उनके साथ किन मुग़ल शासकों के साथ लड़ाई हुई, इससे जानने से पहले जानेंगे हम थोड़ा सा जो उत्तर और दक्षिण भारत के जो शासक थे मध्यकालीन भारत से पहले और प्राचीन भारत के बाद, यानी कि पूर्व मध्यकाल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आज हम बात करें पुष्यमित्र जो वंश था, पुष्यभूति वंश, उसके बारे में। ये हर्ष का साम्राज्य और हर्षवर्धन काल के अंतर्गत आता है। पुष्यभूति जो थे ये थानेश्वर, इनका जगह थी एक थानेश्वर उस समय ये 6वीं शताब्दी में लगभग 600 ईस्वी में थानेश्वर के नाम से जानते थे। और इस समय थानेश्वर मतलब हरियाणा, जो हरियाणा क्षेत्र है वहाँ की बात करें, वहाँ पे जो साम्राज्य हुआ था पुष्यभूति वंश का जो उदय हुआ वो हरियाणा यानी थानेश्वर से उदय हुआ। और इसकी जानकारी हमें जो अभिलेख मिलते हैं, एक जो कवि हुए बाणभट्ट, उनकी रचना है कादम्बरी, वहाँ से हमें, और हर्षचरित, उन दोनों अभिलेखों से हमें इस पुष्यभूति वंश या हर्षवर्धन वंश इस नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो मुख्यतः बाणभट्ट की जो रचित है हर्ष रचित और कादम्बरी, वहाँ से हमें पता चलता है हर्षवर्धन के काल का। तो पहले थे ये पुष्यभूति, जिन्होंने पुष्यभूति वंश की नींव डाली, या इसके संस्थापक थे थानेश्वर यानी हरियाणा में। ये माना जाता है कि ये अधीन जो गुप्त शासक थे, जो गुप्त साम्राज्य था, सातवाहन का जो साम्राज्य था, उन वहाँ के जो शासक यहाँ पे शासन करते थे उनके अधीन ये लोग कार्य करते थे। उस समय जो प्रांत था, ये प्रांत के अधिकारी हो सकते थे या सामंत, ऐसा अभिलेख में उल्लेखित है कि ये वहाँ के सामंत या अधिकारी रहे होंगे। जो पुष्यभूति थे या तो सामंत होंगे या फिर उस साम्राज्य के कोई अधिकारी होंगे जिन्होंने सातवाहन वंश के बाद अपने वंश को स्वतंत्र कर लिया। और इनके बारे में थोड़ा वर्णन मिलता है। जो इनके बाद पुष्यभूति के बाद जो अगले शासक हुए नरवर्धन, ये भी थानेश्वर और हरियाणा के थे। उनके बाद आदित्यवर्धन आए, ये वर्धन वंश में आते हैं तीनों, इनको वर्धन वंश, और पुष्यभूति को पुष्यभूति वंश के नाम से जानते हैं। पुष्यभूति या वर्धन वंश बात एक ही है, दोनों नाम से किसी भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि पुष्यभूति वंश का शासक कौन है या वर्धन वंश के शासक कौन है। अब बात करते हैं आदित्यवर्धन, उनके बाद इनके बाद जो शासक हुए प्रभाकर वर्धन, उनके बाद आते हैं
राज्यवर्धन। राज्यवर्धन जो थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और इनकी एक पुत्री थी राज्यश्री। ये नरसिंह गुप्त बालादित्य के पुत्र थे। प्रभाकर वर्धन के बाद नरसिंह गुप्त बालादित्य ने शासन किया और इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी, जो कि राज्यवर्धन और हर्षवर्धन थे, और एक पुत्री जिसका नाम राज्यश्री था। तो राज्यवर्धन के बाद लगभग हर्षवर्धन लगभग 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन ने शासन किया हरियाणा पर। और जिनका शासन था, जो उसकी सीमाएं थी, वो काफ़ी दूर तक फैली हुई थी। जो हर्षवर्धन के समय में गुप्त जो साम्राज्य था, हर्ष साम्राज्य, वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और नेपाल तक इसकी सीमाएं थी। एक हर्षवर्धन एक सुकृष्ट और शक्तिशाली शासक माना जाता है। बात करते हैं हर्षवर्धन कैसे राजा बना। ये इनकी बहन थी राज्यश्री। जो ये वर्धन वंश था, इन्होंने अपने संबंध मौखरी वंश से स्थापित करने के लिए अपनी बहन राज्यश्री का विवाह मौखरी वंश, जिसके मुख्यतः 3 शासक हुए, यज्ञवर्मा, सादिल वर्मा और अनंत वर्मा। ये मौखरी वंश के शासक थे। ये आंध्र क्षेत्र में वहाँ के शासन करते थे। इनको मुख्यतः मौखरी वंश के नाम से जाना जाता था। इन्होंने जो वर्धन वंश के थे, इन्होंने इनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। इनकी जो बहन थी, हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री, इसका विवाह यहाँ के राजा गृहवर्मन के साथ कर दिया गया। कुछ समय बाद लगभग 606 ईस्वी से पहले जो मालवा के राजा थे देवगुप्त, मालवा के शासक थे एक देवगुप्त, और एक बंगाल के शासक थे शशांक। ये देवगुप्त और शशांक ने मिलकर जो राज्यश्री के पति थे गृहवर्मन, उनकी हत्या कर दी, और जो राज्यश्री थी उसको कारागार में डाल दिया। उस समय जब इन्होंने मालवा के शासक देवगुप्त और शशांक ने इनके पति राज्यश्री के पति गृहवर्मन की हत्या कर दी थी और राज्यश्री को कारागार में डाल दिया था, उस समय जो वर्धन का जो शासक था, तो राज्यवर्मन उस समय यहाँ पर शासक करते थे। राज्यवर्धन हर्षवर्धन से पहले इन दोनों ने, देवगुप्त ने और शशांक ने मिलकर राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। और उसी समय जब वहाँ के जो शासक थे थानेश्वर हरियाणा के राज्यवर्धन, उनकी भी हत्या हो जाने के बाद विकट परिस्थितियों में हर्षवर्धन को वहाँ का शासक बनाया गया। और हर्षवर्धन ने शासक बनने के बाद अपनी बहन राज्यश्री को छुड़ाने के लिए वहाँ पे गए, और इनके आचार्य थे विचारणीय, और उनकी सहायता से इन्होंने अपनी बहन राज्यश्री को उनके देवगुप्त और शशांक के चंगुल से मुक्त कराया। उसके बाद जो गृहवर्मन थे, इनका जो शासक था मौखरी वंश का, ये मुख्यतः कन्नौज का थे, कन्नौज पे शासक थे इनका। तो उन्होंने, देवगुप्त ने और शशांक ने कन्नौज पर जो है आक्रमण करके इन दोनों की हत्या कर दी थी और राज्यश्री को कारागार में डाल दिया था, इसलिए वहाँ पर उनका अधिकार हो गया था। उसके बाद हर्षवर्धन ने राज्यश्री को मुक्त कराया और कन्नौज का अधिकार प्राप्त कर लिया। अब जो हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था, उसमें कन्नौज, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, नेपाल और पंजाब, बहुत लंबा, बहुत दूर तक इनका शासन, राज्य की सीमाएं लगती थीं और हर्षवर्धन का शासन होता था। उसके बाद हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग, जो एक चीनी यात्री था, वो भारत घूमने आया। ये लगभग 630 ईस्वी में भारत आया और 645 ईस्वी तक लगभग 15 साल भारत में रहा। ये मुख्यतः नालंदा, बिहार, नालंदा मतलब बिहार विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। और बौद्ध धर्म का प्रचार करने, बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए भारत आया, और इसने लगभग 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय में जाके इन्होंने पढ़ाई शुरू करी और वहाँ पर इन्होंने शिक्षा लेनी शुरू कर दी। नालंदा में उस समय जो आते थे विदेशी, पेरिस से, फ्रांस से, यूनान से और बाहर से लोग आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। कहा जाता है कि जहाँ पे ब्रिटेन में पहला विद्यालय 1635 ईस्वी में खोला गया, उससे पहले ही भारत में शिक्षा का उदय हो चुका था। वेद लिखे जा चुके थे, उपनिषद लिखे जा चुके थे
और गुरुकुल पद्धति, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ये सारे शुरू हो चुके थे। ये ह्वेनसांग चीन से आया। उस समय जो चीन का शासक था ताई सुंग, लगभग 600 ईस्वी में वहाँ का चीन का शासक ताई सुंग था। उसके शासनकाल में ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। वहाँ पर इसने नालंदा विश्वविद्यालय से लगभग 15 साल ये भारत में रहा, 630 से 645 ईस्वी तक। और नालंदा विश्वविद्यालय से इसने शिक्षा ली, बौद्ध धर्म को जाना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जाना, बौद्ध धर्म की प्रतिमाएं देखी इन्होंने गौतम बुद्ध की। उसके बाद इसने जो भारत का वर्णन किया है, ये भारत को येन तू के नाम से पुकारते थे। भारत को इन्होंने एक नाम दिया है येन तू। और जो हर्ष, जिनकी ह्वेनसांग की जो पुस्तक है जिसमें कि हर्ष साम्राज्य का उल्लेख मिलता है, भारत की यात्रा का विवरण मिलता है, उस पुस्तक का नाम है सी यू की, जो चीनी भाषा में लिखी हुई है और ह्वेनसांग ने इसको लिखा है। इसमें मुख्यतः भारत का जो विवरण दिया गया है पूरा, हर्षवर्धन, हर्ष का जो साम्राज्य था उसकी संस्कृति कैसी थी, हर्षवर्धन काल में जो सामाजिक स्थिति थी भारत की वो कितनी अच्छी थी, व्यापार कैसा होता था, क्या क्या कर लगते थे, जो प्रजा कहती थी खुशहाल थी या नहीं थी, उसके बारे में सारी जानकारी सी यू की, जो कि ह्वेनसांग की लिखित पुस्तक है जिसमें भारत का विवरण है, उसके द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। हर्षवर्धन काल की 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक का ऐसा मानना है कि हर्षवर्धन ने भारत पर साम्राज्य किया। ये थी ह्वेनसांग की पुस्तक सी यू की। और जो ह्वेनसांग थे, इन्होंने जो भारत को बताया बहुत ही खुशहाल साम्राज्य बताया, वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी बहुत ही अच्छी थी। हर्ष के साम्राज्य में जो प्रशासन की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था थी वो जैसी पहले से आ रही थी ठीक उसी तरह चलती रही। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण ज़्यादातर बदलाव नहीं किए, लेकिन जो गुप्त साम्राज्य से वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था ठीक वैसे ही चली आ रही थी। जहाँ की सेना होती थी उसको चतुरंगणी कहते थे, सेना को चतुरंगणी। चतुरंगणी का मतलब है 4 तरह की सेनाएं होती थी, पैदल, घुड़सवार, कुछ लोग हाथी से होते थे और कुछ रथ से चलते थे। ये 4 टाइप की सेना होती थी जिसको कि चतुरंगणी के नाम से जाना जाता था। और जो बाणभट्ट की बात करते हैं, जो कवि थे बाणभट्ट, हर्षवर्धन के काल में इनकी रचनाएं आती हैं। बाणभट्ट थे, ये हर्षवर्धन के साम्राज्य के कालीन के कवि हैं जिन्होंने मुख्यतः कादम्बरी और हर्षचरित दो रचनाएं की हैं, जिसमें कि हर्ष साम्राज्य को उल्लेख मिलता है हर्षचरित में भी और कादम्बरी में भी। ये बाणभट्ट की जो रचनाएं हैं दोनों, इसका मुख्यतः याद रखना कि जो क्वेश्चन आता है एसएससी में कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, हर्ष साम्राज्य के, हर्षवर्धन के दरबार में ये कवि थे जिनकी मुख्यतः कादम्बरी और हर्षचरित नाम की 2 रचनाएं थीं। और हर्षचरित में जो हर्ष के साम्राज्य का वर्णन मिलता है, कादम्बरी से भी थोड़ा सा हर्ष साम्राज्य का वर्णन मिलता है, जो वहाँ की सीमाएं थी हर्ष साम्राज्य की उसके बारे में जानकारी मिलती है। वहाँ की जो स्थिति थी, भारत की स्थिति थी हर्ष के काल में, जो नेपाल तक इसका शासन पहुँचा हुआ था। हर्षवर्धन का साम्राज्य उत्तर भारत, हरियाणा, बिहार, पंजाब से लेकर नेपाल और पंजाब तक इसकी सीमा लगती हैं। उसके बाद करते हैं कि ये आर्थिक स्थिति कैसी थी। जो आर्थिक स्थिति थी हर्ष के साम्राज्य में, कृषि इसका मुख्य व्यवसाय था। किसान होते थे, कृषक होते थे, खेती करते थे ये लोग, जो इसका मुख्य व्यवसाय था कृषक का। और जो कर थे उसमें था मुख्यतः भागवत, जो पहले ही बताया नस्ली पदार्थों पर लगने वाला कर, सीमा कर, और जो कर वसूलने वाला होता था उसको ये लोग भौगिक के नाम से पुकारते थे। मौर्य साम्राज्य में भौगिक शब्द यूज होता था जो कर वसूलता था, कर वसूलने वाला अधिकारी।
जो अधिकारी कर वसूलता था उसको ये भौगिक कहते थे हर्ष साम्राज्य में। और जो कृषि भूमि या जमीन का जो रिकॉर्ड रखता था उसको ये लोग पुस्तपाल कहते थे। पुस्तपाल शब्द जो कृषि भूमि का हिसाब और कृषि का जो कि हिसाब रखता था, कृषि भूमि जो कर का रिकॉर्ड रखता था, उसको ये लोग पुस्तपाल के नाम से जानते थे। और जो कर लिया जाता था हर्ष के साम्राज्य में, वो भी ठीक पहले की तरह 1/6 भाग उत्पादन का लिया जाता था और दूसरा कर कोई नहीं था। हिरण्य के रूप में ये लोग कर, नगद के रूप में या फिर फसल अन्न के रूप में ये लोग कर लेते थे। और जो कर का प्रयोग होता था हर्ष के साम्राज्य में राज्य के लिए, राजकोष में जो कर जाता था उसमें ये राजकोष में क्या करते थे, उसका धार्मिक स्थिति के लिए, धार्मिक लोग होते थे उनकी पूजा के लिए, धार्मिक मंदिर बनवाने के लिए उसके लिए प्रयोग करते थे। सेना के लिए प्रयोग करते थे, जो ये सेना रखते थे उसको घोड़े रथ वगैरह बनाने के लिए और सेना की ज़रूरतें होती हैं उनकी पूरा करने के लिए कर का उपयोग करते थे ये लोग। उसके बाद बात करते हैं धार्मिक स्थिति थी। हर्ष साम्राज्य की जो धार्मिक लोग थे वो कैसे थे। जो मुख्य थे इस समय हर्ष साम्राज्य के ये लोग जो पूजा करते थे, जैन धर्म और बुद्ध धर्म के साथ बुद्ध की पूजा होती थी, बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा होनी शुरू हो गई थी, सूर्य की पूजा होती थी। और मुख्यतः सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, जो धार्मिक में उल्लेख मिलता है, वो शिव की पूजा का मिलता है। जो हर्षवर्धन साम्राज्य में होती थी शिव की पूजा सबसे ज़्यादा होती थी। और जो हर्षवर्धन ने भी कुछ अपनी किताबें लिखी हैं, जो हर्षवर्धन द्वारा रचित किताबें हैं, उन्होंने कुछ नाटक लिखे हैं। हर्ष रचित नाटक, इन्होंने जो हर्ष ने जो अपने शासन काल में, अपने शासन के समय जो नाटक लिखे हैं वो मुख्यतः नागानंद, रत्नावली, ये 2 इनके नाटक थे और एक प्रियदर्शनी। ये तीनों हर्ष द्वारा रचित नाटक हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शनी। इनमें से जो मुख्य जानकारी मिलती है, जो इसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी अधिकारी और अमात्य के रूप में, और जो प्रधानमंत्री, जो मंत्री परिषद होती थी, उसके बारे में उल्लेख मिलता है हर्ष के रचित जो नाटक थे उनसे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शनी। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है, कई बार एसएससी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि नागानंद या प्रियदर्शनी या फिर रत्नावली ये किसकी रचनाएं हैं, तो हमको पता होना चाहिए ये तीनों रचनाएं हर्ष की हैं, हर्षवर्धन के समय की रचनाएं और हर्ष द्वारा लिखित रचनाएं। तो इसमें जो मुख्यतः पता चलता है वो अमात्य के बारे में पता चलता है। अमात्य या सांसद, सभासद भी बोलते हैं इसको, अमात्य के बारे में, और जो वहाँ की मंत्री परिषद थी, जो लोग मंत्री होते थे, उनके बारे में भी इन नाटकों से पता चलता है। जो धर्म की स्थिति थी वो हम पहले ही बता चुके हैं, किस पूजा सबसे ज़्यादा होती थी हर्ष साम्राज्य में, और जैन धर्म, बौद्ध धर्म का भी उल्लेख मिलता है, क्योंकि ह्वेनसांग जब भारत आया तो वो मुख्यतः बुद्ध के बारे में जानने, बौद्ध ग्रंथों की शिक्षा लेने और नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। वो लगभग 15 साल भारत में रहा, हर्षवर्धन काल में भारत में रहा वो, और उसने एक पुस्तक लिखी सी यू की, जिसमें कि भारत की यात्रा का विवरण मिलता है। जो हर्षवर्धन के काल में जो ह्वेनसांग भारत आया था, जो उसकी मुख्यतः जो प्रांत थे, उसने ह्वेनसांग ने जो अपनी पुस्तक में वर्णन किया है, जो प्रांतीय व्यवस्था थी हर्ष साम्राज्य में, तो वो प्रांत जो होते थे भुक्ति कहलाते थे। उसके बाद विषय कहलाते थे। विषय जो होते थे छोटे जिले होते थे, और विषय के बाद एक शब्द और मिलता है विषय पृथक। विषय पृथक के अंतर्गत गांव आते थे, ग्रामों का उल्लेख है, ये आपके जिले हो गए, और ये प्रांत जिसको ये लोग भुक्ति कहते थे। ये सारा वर्णन हमें किससे मिलता है, ह्वेनसांग की जो पुस्तक है उससे इसके बारे में पता चलता है। और सैन्य व्यवस्था, 4 तरह की सेना होती थी, पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी पर। उसके बाद जो सेनापति होता था
महाबली अधिकृत, ये लोग सेनापति के लिए एक शब्द यूज करते थे, जो उसकी पुस्तक से मिलता है। महाबली अधिकृत, जो उसको सेनापति होता था, ये उसको महाबली अधिकृत के नाम से पुकारते थे। और ये थी मौर्य साम्राज्य के बारे में। अब मौर्य साम्राज्य का एक और वर्णन मिलता है, जो दक्षिण भारत में जो शासन हो चुका था, एक सातवाहनों के शासन के बाद दक्षिण भारत में एक वंश आए, चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के एक राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन, इन दोनों का युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के घाटी पर। इसकी जानकारी मिलती है बाणभट्ट की रचित कादम्बरी से। इन दोनों का युद्ध हुआ था कहाँ पर? नर्मदा नदी के घाटी पर, नर्मदा नदी के तट पर। लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा है, बाणभट्ट की जो रचित है, कि इसमें किसकी हार हुई। लगभग 632 ईस्वी में ये युद्ध हुआ है, जिसमें कि बाणभट्ट ने ये उसका उल्लेख नहीं किया है कि हर्षवर्धन की पराजय हुई या फिर हार हुई। अगर पराजय होती तो यहाँ पे इनका शासनकाल 647 ईस्वी तक नहीं चलता, वो 636 ईस्वी तक ही रहता। लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि इनकी हार हुई या फिर पुलकेशिन द्वितीय की हार हुई। इन दोनों में से ऐसा कोई भी उसमें का वर्णन नहीं मिलता है। तो यहाँ के बाद पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बात करेंगे हम अगली वीडियो में, जिसमें कि दक्षिण भारत के कुछ और शासक हुए। चालुक्य वंश से पहले कदम वंश आया और वाकाटक वंश आया। तो इन दोनों वंशों में जो क्या समानता रही, कैसे इन दोनों में जो पुलकेशिन द्वितीय था उसका साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ, ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको इस वीडियो को देखना तो उसके बाद इसकी जो जानकारी जो पुलकेशिन द्वितीय है, पुलकेशिन सेकंड, इसके बारे में जानकारी के लिए आपको अगली वीडियो में देखना पड़ेगा, जिसके बारे में पुलकेशिन द्वितीय का जो साम्राज्य था, कैसे वो शासक बना और किस सन में कहाँ तक उसने शासन किया, क्या उसके राज्य की सीमाएँ थी और किन किन राज्यों को उसने जीता। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था, उससे पहले 2 वंश और आए थे, वो कौन कौन से वंश थे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम अगली वीडियो में। और आज का जो टॉपिक था ये हमने NCERT से पढ़ा था। NCERT से जो हमारे सिलेबस है वो बहुत कम है, और जो सिलेक्टिव टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, वही इसमें टॉपिक बताए गए हैं। इसमें ज़्यादा इतना PhD करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इतिहास में कि सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। आपका बेस क्लियर होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे NCERT से पढ़ने के लिए। तो ये आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अपने सुझाव भेजें। धन्यवाद।